सर ट्रम्प साहब ही इज़ नोन टू चेंज हिज स्टेटमेंट्स, बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं इधर समिट में, नेटो के समिट में। आपके ख्याल में क्या चांसेस हैं कि ये ही विल गो बैक ऑन हिज वर्ड? वेरी पॉजिटिव। ट्रम्प विल चेंज बिकॉज आप देखें नेटो में जाके उन्होंने ये तो पहले से वो अर्दोगान साहब की तारीफ तो करते थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन वो चेंज करने जा रहे हैं जिसकी इसराइल में मुखालफत हो रही है। को F-35 को दोबारा से कंसीडर कर रहे हैं कि मैं टर्की को दूंगा। और आपको याद है कि जो टाई है टर्किश एविएशन इंडस्ट्री है उसमें F-35 के पार्ट्स बल्कि विंग वहां पे बनता था। तो ये अच्छा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जी। अब ट्रम्प साहब ने उसको स्टांस को तब्दील किया और वैसे तो तब्दीली के तो मास्टर हैं, कितने ज्यादा उन्होंने यू टर्न्स लिए। मेरे ख्याल में वो जंग में तवालत बर्दाश्त नहीं कर सकते, न सिर्फ अमेरिका की वजह से बल्कि पूरी दुनिया की मईशत का निसार इसी जंग के ऊपर होगा। तो जरूर राह निकलेगी, ट्रम्प साहब दोबारा वापस आएंगे। अभी वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं कि इतने ज्यादा अवाम बाहर निकले और उनकी लीडरशिप पर एतमाद का इजहार किया। मेरे ख्याल में ये रिवर्ट बैक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने भी टर्की की बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नज़र आई है हमें टर्की के और अमेरिका के ताल्लुकात में। ट्रम्प साहब ने कहा है कि अगर रेसिप तैयब एर्दोगन साहब ने ये नेटो का समिट होस्ट ना किया होता तो शायद वो इस समिट में आते ही ना। अलावा अजीम 2020 में जो सेंक्शंस लगी थी रशियन एयर मिसाइल्स परचेज करने पे, वो सेंक्शंस भी उठ गई हैं। और इसराइल के शदीद एतराज़ात के बावजूद ट्रम्प साहब ने ये भी अनाउंस कर दिया कि जैसे कि आपने कहा कि वो F-35 प्लेन्स टर्की को बेचेंगे। अमेरिका और इसराइल का एक ऑलरेडी सीमिंगली स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, इस सारी डेवलपमेंट का क्या असर होगा? I think the analysis is that there is going to be a gap. There is going to be a widened gap between Israel and America, at least the leadership, the current leadership. Okay. और उसकी वजह देखिए, अमेरिका ने जो ये जंग में जाने की गलती की वो बहुत बड़ी एक भयानक गलती थी जो कि नेतन्याहू के कन्विंस करने पे हुई। और उसका नुकसान ना सिर्फ उनको माली लिहाज से हुआ, ना अस्करी लिहाज से हुआ, बल्कि एक रिप्यूट के लिहाज से भी अमेरिका अनरिलायबल फ्रेंड बनता गया। और आज गल्फ की जो पॉलिसीज होंगी आइंदा आने दिनों में हम देखेंगे, they would not rely on American power, air power or defense power. They will have to think it again. मेरे ख्याल में इसराइल और अमेरिका की जो करंट लीडरशिप में है ये गैप वाइडन होगा, बट ये टेम्पररी होगा। डोंट एवर थिंक कि ये दोनों में गैप बढ़ेगा और परमानेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक वक्ती सोच है। अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, जो बेंजामिन याहू के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें वो अपनी अपनी रिप्यूट बनाने के चक्कर में इसराइल अपनी हटदर्मी दिखाएगा, ट्रम्प साहब थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे। सो मेरे ख्याल में उनके ताल्लुकात खराब होंगे। और ये क्रेडिट दें आप टर्क्स को कि उन्होंने स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करके अपने मुल्क के लिए क्या गेन किया। यही एक हकीकत है और यही वो तरीका है जो कि मुल्कों को अपनाना चाहिए। ठीक है, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने रिसेंट जो अटैक्स हैं ईरान पे अमेरिका के, उनको एब्सोल्युटली नेसेसरी करार दिया है। आपके ख्याल में क्या इसका मतलब है कि नेटो ईरान वॉर को ओन कर रहा है? एंड डू यू थिंक दिस कैन ट्रिगर आर्टिकल 5 जिसके मुताबिक अगर किसी भी नेटो के एक मुल्क पे हमला होता है तो वो तमाम ममालिक पर हमले के मुतरादिफ है? देखिए, जब अमेरिका की लीडरशिप नेटो के साथ बैठती है तो वो डेफिनेटली उनको कन्विंस करती है। और ये बात बिल्कुल तय है कि अमेरिका अभी भी एक बहुत बड़ी पावर है। उसकी माली पावर बहुत ज्यादा है, उसका माली होल्ड बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल लीवरेज वो बहुत ज्यादा होल्ड करता है। फिर डिफेंस के लिहाज से भी इस वक्त भी देखिए वन ऑफ द माइटिएस्ट फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका ही है। तो वो उस लिहाज से ये, लेकिन दिल से अगर आप पूछते हैं और अगर आप मंतकी लिहाज से देखते हैं तो नेटो कभी भी इस जंग में हरावल दस्ते का किरदार नहीं अदा करेगा जिस तरह की उसने दुनिया के बाकी मुमालिक में एज अ नेटो शरीक हुआ। वो उनकी भी ये कोशिश होगी कि किसी तरह इसका मीडिएशन ढूंढा जाए, इसका दरमियाना रास्ता ढूंढा जाए। बिकॉज देखिए, आप नाया हुमस और रेड सी पे जो इम्पैक्ट आएगा वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा नेटो के कंट्रीज को। इसलिए मैं नहीं समझता कि नेटो इसमें एज अग्रेसिव और एज अ हरावल दस्ता के तौर पे आके अमेरिका की मदद पे राजी होगा, हल्का फुल्का करेगा। ठीक है, मीडिएशन की आप बात कर रहे हैं, अमेरिका यूक्रेन और रशिया की भी मीडिएशन करवाना चाह रहा है। आपके ख्याल में कितना सक्सेसफुल हो सकता है अमेरिका इस चीज़ में?
क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी वीट का मेजर चंक जो है इन्हीं ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। देखिए, इस बात पे बड़े क्लियर रहें कि ये जितनी बड़ी ताकतें हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखती हैं। पसे पर्दा कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। ओके। रूस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो यूक्रेन को वो लीवरेज दे जो अमेरिका या नेटो चाहता है, अच्छा। बिकॉज उसमें पुतिन है वो एक बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है और वो अपने मुल्क के लिए बहुत वेरी वेरी क्लियर इन हिज टर्म्स। ही वुड नेवर लाइक कि नेटो की प्रेजेंस यूक्रेन में हो, और there is no match between Ukraine and Russia. It is just the NATO or the American forces which are pushing. अब आप ये देखें कि यही पुतिन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनको किस तरह लताड़ते थे ट्रम्प साहब, और आज उनको वो दोबारा से पैटर्नाइज करें। मेरे ख्याल में ये कभी भी राजी नहीं होगा रूस, और अगर राजी हुआ तो अपनी टर्म्स पे होगा, बिकॉज अगर वो यूक्रेन के साथ सीज फायर करता है नेटो के टर्म्स पे तो ये उसके लिए मौत है। तो अच्छा, आपने भी बात की कि मेन कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियली बिटवीन नेटो एंड रशिया। डू यू थिंक कि एनी चांसेस कि नेटो और रशिया एक मेज पर बैठ के इस मामले को मुफाहमत से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? एनी सच पॉसिबिलिटी? बिल्कुल करेंगे। I totally agree. I think I see that happening, and they are going to be sitting together very soon, other than USA getting involved. और उसमें पुतिन जो होंगे वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट करवाएंगे, बिकॉज जो हालात अगर ईरान की जंग तबालत पकड़ती है, अगर वहां पे टिट चलती रहती है, तो गैस और जो ऑयल का प्रेशर यूरोप पे आएगा उसको कवर करने के लिए उनको रशिया की जरूरत है। इसलिए ये टेबल पे नेटो उनको लेके आएगा और कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेगा, लेकिन नेटो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि यूक्रेन कमजोर हो। सो एक ऐसा जिक्सन पिज्जा ये होगा जिसपे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि रशिया कैसे मानता है। ठीक है। अमिड्स द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ थिंग्स, अमेरिका जो है उसने ये भी अनाउंस किया है कि वो नेटो से अपना फेज्ड विड्रॉल करेगा अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें वॉर प्लेन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं। यूरोपियन वेलफेयर स्टेट्स मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। अच्छा। ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। अच्छा, और ओवर ओके। पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल में आप देखिएगा कि ये भी एक यू टर्न आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली अमेरिका और नेटो की ख्वाहिश यही है कि यूक्रेन के साथ खड़े रहें और रशिया को वीकन करें या उसको थ्रेटन करते रहें, और यही वो बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटेजी है उस एरिया में जिसको Okay. अमेरिका लीड कर रहा है। तो वो टेम्परेरली तो कुछ करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट वुड नेवर हैपन। इट इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट। ओके। लेकिन अमेरिका जो है वो पुश तो कर रहा है नेटो कंट्रीज को कि आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करें, उसमें इंडिपेंडेंट हो। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न मतलब बिहाइंड इट? क्योंकि उन्होंने ये भी जो है $50 बिलियन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी अनाउंस किए हैं इस नेटो समिट में, और इसके अलावा जो है यूक्रेन को जो लाइसेंस भी दिया है पेट्रियट मिसाइल्स बनाने का। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द ग्रैंड स्ट्रेटजी? जैसे कि आपने कहा पसे पर्दा चीज़ें कुछ और होती हैं, मेरी इसके बारे में ये एनालिसिस थी कि कहीं ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट तो नहीं है अपने मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को बूस्ट करने के लिए? दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है ओवरऑल वर्ल्ड की आफ्टर दिस ईरान वॉर, दैट हैज शैटर्ड द पीपल, दैट हैज शैटर्ड द कंट्रीज। लीडरशिप अपनी थिंकिंग को रीअलाइन कर रही है। लेकिन डिफेंस स्पेंडिंग और डिफेंस गेन बहुत बड़ा गेन होता है। जब डिफेंस से आप जो कमाते हैं, अर्निंग लेते हैं, ऑब्वियसली आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वही उसको डिक्टेट करती है। तो यूरोप हमेशा ये चाहता है कि उसका कंट्रोल अपने एरिया में रहे, लेकिन अगर रशिया का कंट्रोल यूक्रेन के एरिया में आ जाता है तो जो रशिया का असर है वो और आगे आने के भी चांसेस हैं। इसलिए नेटो कंट्रीज की ख्वाहिश यही है किसी तरह रिस्ट्रेन रखा जाए रशिया को अपने ही हदूद के अंदर, और यूक्रेन में एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट बनाई जाए। तो ये बेसिकली तो उनका अपना इंटरेस्ट है। अब इस इंटरेस्ट को वॉच करने में अमेरिका जो जाहिरी तौर पे कह रहा है कि मैं नेटो को खत्म कर दूंगा, नेटो को सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज वो एंजॉय करना चाहता है यूनिपोलर यूनिपॉम। अगर उसमें मल्टी पावर आ जाती है, रशिया या चाइना मिलके एक गेम बना लेते हैं, तो इसका नुकसान भी अमेरिका को है। और अगर आप यहां से अलाउ करते हैं देन देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर चाइना, बिकॉज इससे साइड में चाइना बहुत ज्यादा गेन कर जाता है। मेरे ख्याल में ये अमेरिका और यूरोप जो है इनकी पॉलिसी यही है
कि किसी तरह यूक्रेन में रशिया को उलझाए रखे, उसको वीकन करते रहे और यहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट करके अपनी हेजेमनी जो है कम से कम इस बाउंड्री तक जरूर मेंटेन करें।